हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मतलब हम वही सारे फंक्शन पढ़ेंगे जो रियल एनालिसिस में पढ़े जाते हैं, लेकिन एक्स की जगह हम यहाँ कॉम्प्लेक्स चर या जेड का यूज करेंगे। और इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह और हाइपरबोलिक फंक्शन आदि सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन, जो कि ई की पावर एक्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो ई की पावर जेड, जहाँ पे जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स चर है। इस रूप का ये होगा, जेड क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन या क्या प्रॉपर्टीज ये रखता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही जेड हमारा क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको यहाँ रखेंगे, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाते ही ई की पावर आयोटा वाई को हम कैसे लिखते हैं, कोज वाई प्लस आयोटा साइन वाई, तो इस तरह लिख सकते हैं। और अब इसी में ही कंडीशन बना दी जाती है कि यदि y बराबर 0 कर दिया जाए तो ई की पावर जेड बराबर ई की पावर एक्स हो जाता है, रियल फंक्शन, जो कि एक रियल फंक्शन होगा। और रियल ई की पावर एक्स की रेंज क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड नहीं होता है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। क्या, कब, जब y बराबर 0 हो। अब देखा जाता है कि प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं कि ई की पावर जेड की जो रेंज होती है वो कंप्लीट सी कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है, बस उसमें से एक जीरो वाले पॉइंट को एक को हटा दिया जाता है, वो उसकी पूरी रेंज हो जाती है। मतलब ई की पावर जेड कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आगे आइए, इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि रियल फंक्शन की तरह ही होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंट होती हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाना चाहिए। तो जैसे ये है, ये रियल फंक्शन की तरह ही प्रॉपर्टी है, ये भी उसी की तरह प्रॉपर्टी है, लेकिन ये वाली फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कि ई की पावर जेड का जब मॉड्यूलस लेंगे वो इक्वल टू आएगा ई की पावर एक्स के। वो कैसे आएगा देखते हैं। देखो, ई की पावर जेड है तो ई की पावर जेड को हम इस तरह लिख सकते हैं इजीली। अब जैसे लिख सकते हैं तो इसका मॉड्यूलस जब हम लेंगे तो पूरे इसका भी मॉड्यूलस लिया जाएगा। तो ई की पावर एक्स का मॉड्यूलस, क्योंकि हम जानते हैं ई की पावर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये तो ई की पावर एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे इसका मॉड्यूलस लेंगे तो अंडर रूट कोज स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई आएगा, जो कि 1 होता है, तो ये ई की पावर एक्स हो जाता है। इसलिए ये हमारा ई की पावर जेड का मॉड्यूलस ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए, ई की पावर जेड का मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव ही रहता है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ई की पावर जेड का पीरियड 2 पाई आयोटा होता है। और कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ई की पावर जेड है, इसमें 2 पाई आयोटा जैसे हम लगाएंगे तो वापस ई की पावर जेड आएगा। और कैसे आएगा, ई की पावर जेड प्लस 2 पाई आयोटा, तो ये क्या हो, ई की पावर जेड मल्टीप्लाई ई की पावर 2 पाई आयोटा। 2 पाई आयोटा को ई की पावर को ऐसे लिखेंगे, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कोस 2 पाई इज इक्वल टू 1 एंड साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये ई की पावर जेड इंटू 1 इज इक्वल टू ई की पावर जेड ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इसका पीरियड हो जाएगा। अब देखिए, रियल एनालिसिस में ई की पावर जेड का मान ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ई की पावर जेड का मान नेगेटिव हो सकता है। और कैसे हो सकता है वो भी हम अभी देखते हैं कि ई की पावर जेड, ठीक है, जेड के वे मान बताइए जहां ई की पावर जेड बराबर -1, मतलब ई की पावर जेड का मान नेगेटिव हो और -1 के बराबर हो। तो अब हमें यहाँ क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई, ई की पावर जेड बराबर -1, और जेड के मान ज्ञात करने, तो इस समीकरण के हल हमें निकालने हैं जहाँ पे चर क्या है, जेड है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ई की पावर जेड बराबर -1 है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है और हमें इसका क्या कंपेरिजन करना होगा, तो इसको भी ई की पावर की फॉर्म में लाना होगा। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, -1 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, पाई, और इसका जो आर निकालेंगे हम मॉड्यूलस, वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, 1 इंटू ई की पावर आयोटा पाई रूप में इसको लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो देखिए, ई की पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई, जेड क्या होता है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, इसलिए इसको खोल के ऐसे लिख दिया है। जैसे इसको लिखा, तो ये क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसको जनरल आर्ग्यूमेंट में लिखने के लिए 2n पाई, आर्ग्यूमेंट मीन्स कोणांक, पाई प्लस 2n पाई इसको लिख दिया है। जैसे इसको लिखेंगे, अब इसका कंपैरिजन करेंगे, तो इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, विदाउट आयोटा वाली से। तो आयोटा क्या है, ई की पावर 0 क्या मान सकते हैं, ई की पावर 0 मान सकते हैं, जो कि 1 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं ना यहाँ, जैसे ही 1 मल्टीप्लाई मानेंगे तो ई की पावर एक्स बराबर 1 एंड ई की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई। तो एक्स बराबर तो क्या हो जाएगा 0 एंड वाई इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई।
तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2n+1 कोष्टक बंद पाई, n कहाँ बिलोंग करता है, z में, इसलिए z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो z बराबर और z क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए x तो हमें 0 मिल गया और y क्या मिल गया यहाँ से ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि e की पावर z का मान नेगेटिव भी हो सकता है किसी z के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि e की पावर 2 ± 3 पाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है। तो वैसे ही क्योंकि e की पावर को हम खोल देंगे, e की पावर 2 मल्टीप्लाई e की पावर 3 पाई आयोटा, अब प्लस माइनस में है तो माइनस प्लस में रहेगा, और e की पावर माइनस प्लस 3 पाई आयोटा को कैसे लिख सकते हैं, कोस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, साइन है वो अंदर के अंदर रख दिया हमने। तो e की पावर 2 मल्टीप्लाई विद कोस 3 पाई क्या होता है, -1 एंड साइन 3 पाई 0, तो बस वही लिख दिया। यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये साइन जो है ये ऑलवेज 0 होगा, तो बाहर माइनस भी होगा तो भी वो 0 बना देगा, और कोस 3 पाई है तो अंदर कोस क्या करता है, अंदर वाले माइनस को भी प्लस बना देता है, इसलिए ये क्या होगा, -1 होगा। तो माइनस आ गया कि -e² जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए e की पावर z प्लस पाई आयोटा की वैल्यू क्या होगी, वैसे ही हम e की पावर खोलेंगे, पाई आयोटा खोलेंगे, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, देन इक्वल टू -e की पावर z हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद में हमारे आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा, लॉग x होता है तो x की जगह अब क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो कुछ वैल्यू तो log x की तरह समान होती है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ में ये डिफरेंट होता है, तो वो प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे हम सीधा अगर याद रखना चाहें तो सीधा याद रख सकते हैं log z इज इक्वल टू log r प्लस क्या होता है, आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, इस तरीके से सीधा याद रख सकते हैं। यदि हमें z मान लीजिए क्या दे दिया, 2 + 3 आयोटा, तो हम सीधा यहाँ से इनमें वैल्यू r की वैल्यू रख के, r क्या होता है, मॉड z, ठीक है, और थीटा प्लस 2n पाई क्या होता है, जनरल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह हम सीधा याद रख सकते हैं। बाकी ये कैसे आया है इसका प्रूफ हम देख भी सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि सीधा हम यहाँ पहुँच सकते हैं कि log z इज इक्वल टू log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। अल्टीमेटली हमें यही लाइन याद रखनी है पूरी, इस जो ये हमें दिया गया है, बाकी सीधा हमें यही याद रखना है। बाकी इसका प्रूफ ये दिया गया है कि इन कॉम्प्लेक्स e की पावर w इज इक्वल टू z होता है। w भी एक कॉम्प्लेक्स चर के रूप में हम ले सकते हैं, तो w बराबर log z हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम log लगाएंगे तो यहाँ तो w आ जाएगा और यहाँ log z, और z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा ये होता है, और थीटा क्या होता है, -पाई टू पाई। ये पोलर फॉर्म होती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो w बराबर u प्लस आयोटा भी होता है क्योंकि ये खुद कॉम्प्लेक्स है, तो log z इज इक्वल टू w एंड log z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी ये होता है। अब हमें क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए और v की वैल्यू चाहिए, और वो हम रख देंगे तो यहाँ पे हमें log z की वैल्यू मिल जाएगी। अब वहीं आ जाते हैं कि e की पावर w बराबर z, w बराबर e की पावर u प्लस आयोटा v, z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ये थीटा को हमने क्या लिख दिया, जनरल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जनरल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट किया तो अब कंपेरिजन कर देंगे, e की पावर u इज इक्वल टू r एंड e की पावर आयोटा v इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। तो यहाँ से u आ गया, क्या आएगा, क्योंकि देखो यहाँ दोनों तरफ log लगाएंगे तो ये तो u आ जाएगा और ये log r आ जाएगा, log r, और v इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई। जैसे ये लगाएंगे तो हम किस में रखेंगे, इसमें u और v की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास log z इज इक्वल टू log r प्लस आयोटा थीटा 2n पाई आ जाएगा। तो ये हमारा अल्टीमेटली हमें यही याद रखना है, और प्रूफ याद करके हमें ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, सीधा ये याद रखेंगे log z की वैल्यू क्या होती है, log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, जहाँ पे r क्या है, r इज इक्वल टू z का मोड है, और थीटा प्लस 2n पाई जनरल आर्ग्यूमेंट है। अब n बराबर यहाँ 0 ले लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, जहाँ r देखिए ये लिख दिया है। अब log z का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो z इज इक्वल टू ये दिया गया है, इसका log z फाइंड करना है। तो हमें पता है log z का फॉर्मूला क्या होता है, log z इज इक्वल टू log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। तो log r क्या होता है, मोड z, जैसे मोड z निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, √1 + 3 4, तो 2 आ जाएगा,
आर तो आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड थीटा क्या निकलेगा, जो हम डायग्राम बना के ये थर्ड क्वाड्रेंट में है उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हमने पढ़े थे उसका आर्ग्यूमेंट निकालना हमने सीखा था, बाकी यहाँ भी बता दिया जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए गिवन जेड इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो आर क्या होता है मोड जेड कैसे निकालेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बराबर 2, आर बराबर 2 आ गया। अब देखिए ये एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे वैल्यू होगी तो पहले हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो थीटा क्या होता है tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स √3 जो किसकी वैल्यू होती है π/3 की। अब ये π/3 आ गया। अब जैसे ही π/3 आता है और ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है -π - थीटा। यहाँ से देखिएगा ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे थीटा निकला तो थीटा में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है -π - थीटा। तो देखिए -π - थीटा -π - थीटा, तो देखिए π/3, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा π/3, तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल गया -2π/3। जैसे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकला तो अब हम देखिए यहाँ रख देंगे और आर हमारा निकल गया, यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या log z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए वही हमने किया है, log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। तो आर की जगह तो 2 रख दिया, थीटा की जगह बस ये रख दिया, बाकी क्या है फिर इतना सही है, ये कॉमन लेके यहाँ लिख दिया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मेन क्या है, केवल आर निकालना और थीटा निकालना, दो वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, हमारी log z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बस आर भी इजीली निकल जाता है, बस जो आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना हमें आना चाहिए, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो क्लास थी उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log e की पावर z, ठीक है। वैसे यदि log e की पावर x होता तो हम क्या करते, सीधा x लिख देते, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना उन्हीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और वही इंपॉर्टेंट भी मानी जाती हैं, ठीक है। log e की पावर z कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है log z इज इक्वल टू log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, वही उसी से हम फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए log z इज इक्वल टू ये होता है, log e की पावर z में क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस लिख देंगे प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई। यहाँ थीटा बराबर y क्यों आया, क्योंकि देखिए e की पावर z बराबर e की पावर x डॉट e की पावर आयोटा y, तो जो आयोटा में मल्टीप्लाई होता है ना वही आर्ग्यूमेंट होता है प्रिंसिपल, तो वो यहाँ लिख दिया y, ठीक है, y प्लस 2n पाई। जैसे लिखा तो ये क्या e की पावर z का मॉड्यूलस हमने क्या पढ़ा था, e की पावर x सीधा, तो यहाँ लिख दिया प्लस ये लिख दिया e की पावर x है तो log e की पावर x क्या होता है, x होता है, क्योंकि ये रियल की तरह काम करेगा ना, तो ये x हो गया। आयोटा y को अलग लिख दिया और आयोटा 2n पाई को अलग लिख दिया, यहाँ लिख दिया, तो x इससे और आयोटा y इससे, तो ये क्या हो जाएगा पूरा z बन जाएगा। तो log e की पावर z बराबर z प्लस आयोटा 2n पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बाकी जो कंडीशंस बनी हैं वो धीरे धीरे लिखी गई हैं। अब ये देखो log z, log की वैल्यू, log का मान होता है log e, सीधे log का मतलब होता है बेस e, एंड कैपिटल log का मतलब होता है बेस 10, ठीक है। तो log 1 इज इक्वल टू 0 या 2 पाई आयोटा, एंड log 1 इज इक्वल टू 0, log -1 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा पाई प्लस 2n पाई। अब इसमें यही होता है कि जब हम सॉरी 0 ले लें या कुछ कंडीशंस आगे बनती जाती हैं, log -1 2n प्लस 1 पाई आयोटा बन जाएगा यहाँ से, और कैपिटल log -1 आयोटा पाई बन जाएगा। अब आगे कंडीशन आती है d/dz log z इज इक्वल टू क्या होता है 1/z, और ये कब होता है, जब हमारा एक तो mod z ग्रेटर देन 0 हो, एंड जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 पाई के बीच में ये होना चाहिए, तभी हम इस ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं लिख सकते। और कैपिटल log z पर भी ये कंडीशन है कि जो थीटा होना चाहिए वो -π to पाई के बीच में होना चाहिए, तभी हम ये लिख सकते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में ही एक कंसेप्ट आता है ब्रांच का, कि ब्रांच ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन की ब्रांच क्या होती है। तो देखिए प्रत्येक अचरमान एल्फा के लिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। जो ये फंक्शन है ये
मल्टी वैल्यूड फंक्शन log z इज इक्वल टू ये, तो log z की वैल्यू होती है। जो ये फंक्शन है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन इसके लिए ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच क्या है हमारी, ये log z इज इक्वल टू log r प्लस आयोटा थीटा, जहाँ पर थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। मल्टी वैल्यूड फंक्शन इसकी ब्रांच कौन सी है, ये इसको याद रखना है, जो कि लिखा हुआ कि प्रत्येक अक्षर मान अल्फा के लिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन दिस मल्टी वैल्यूड फंक्शन दिस की ब्रांच है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है कैपिटल log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा माइनस पाई टू पाई बिलोंग कर रहा है, को प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ये जनरल ब्रांच मान लीजिए, और ये जनरल ब्रांच एंड ये प्रिंसिपल ब्रांच इसकी है लॉगरिथमिक फंक्शन की। कौन से लॉगरिथमिक फंक्शन की, इस लॉगरिथमिक फंक्शन की, क्योंकि log z को ऐसे ही हम लिखते हैं। अब आइए एक ब्रांच में ही एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि ब्रांच कट किसे कहते हैं। तो देखिए ब्रांच log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा, दिस के लिए ब्रांच कट मूल बिंदु तथा थीटा बराबर अल्फा किरण होगा, ठीक है। जो ब्रांच हमारी कौन सी है, log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा, और थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। इसके लिए ब्रांच कट जो होगा वो मूल बिंदु तथा थीटा बराबर अल्फा किरण होगा, रे जो होगा। और साथ ही प्रिंसिपल ब्रांच के लिए ब्रांच कट क्या होगा, log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा, इसके लिए मूल बिंदु तथा किरण थीटा बराबर पाई ब्रांच कट होगा, उसके लिए अल्फा, एंड इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच के लिए तो थीटा बराबर पाई एंड मूल बिंदु क्या होगा, ब्रांच कट हो जाएगा। और जनरल के लिए मूल बिंदु एंड थीटा बराबर अल्फा ब्रांच कट हो जाएगा। और ब्रांच कट का अगर वैसे ये सही मेथड नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए जैसे एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच ये जा रही है, तो ये जो है इसको ब्रांच कट कहेंगे, तो मूल बिंदु हो जाएगी और ये रे यहाँ से निकलेगी तो उसे ब्रांच कट कह देंगे। अब जैसे log e की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा तो सीधा फॉर्मूला है, उसी में हम रखेंगे log e इज इक्वल टू log मोड e प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। log मोड e क्या होगा, e होगा आयोटा। अब जब e है तो इसका थीटा क्या होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो e होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, हमारा जो e है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो e है तो e जीरो होगा ना, तो e जीरो यहाँ पे लाई करेगा, तो इसका थीटा क्या होगा, एक्स अक्ष के साथ जो कोण क्या बनेगा, जीरो ही तो बनेगा, तो इसलिए थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो बस वही log e प्लस आयोटा 0 प्लस 2 पाई, log e की वैल्यू 1 होती है प्लस 2n पाई, जो हमारी आंसर हो जाएगा। वैसे ही log आयोटा कहाँ पे होता है, आयोटा को क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा तो यहाँ आएगा, 0 प्लस 1 आयोटा तो यहाँ आएगा, तो इसकी थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 बस। तो इसका log 1 प्लस आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, log 1 0 प्लस आयोटा पाई 1 बाई 2 प्लस n पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह log की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि इक्वेशन log z इज इक्वल टू आयोटा पाई बाई 2 के मूल बताइए। तो पहले तो हम log z लिखेंगे, अब इसका कंपेरिजन करना है तो इसको भी ई में लिख देंगे और इसको भी ई में लिख देंगे। देखिए गिवन दैट log z इज इक्वल टू आयोटा पाई बाई 2, तो इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर में डाल देंगे, ई की पावर log z, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, तो ये तो क्या हो जाएगा z, एंड ये क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ई की पावर आयोटा थीटा को खोलते हैं ना, ऐसे ही खोल दिया, z इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, तो आयोटा 1, z बराबर आयोटा आंसर। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो लगती तो हमें रियल फंक्शन के इक्वली हैं, लेकिन उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे log z1 इंटू z2 इज इक्वल टू log z1 प्लस log z2, ये कब होता है, जब आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो, ठीक है, ये कब होगा, जब आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो, परंतु जब आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो तब इसको ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। और log z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू log z1 माइनस z2 टाइप का ही होता है। अब हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन में, और वेरिएबल्स क्या होंगे, z होंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले देखिए कोस एक्स क्या लिखते हैं, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स को इस तरह लिखते हैं। अब एक्स की जगह जैसे हम z लिखेंगे, फिर उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है या क्या क्या वो डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन होता है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए x बराबर z कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल होता है, जैसे ही z रखेंगे तो इस तरह हम लिख पाएंगे,
कोस जेड की रेंज कंप्लीट सी होती है, साइन जेड की रेंज भी कंप्लीट सी होती है। अब देखिए साइन जेड एंड कोस जेड दोनों ही एंटायर फंक्शन होते हैं और ई की पावर आयोटा जेड ई की पावर माइनस आयोटा जेड के लीनियर कॉम्बिनेशन ही हैं। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो कोस जेड है वो ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही तो लिख पा रहे हैं इसको। जैसे ही हम इसको लिख पा रहे हैं तो ये भी एंटायर, ये भी एंटायर, तो ये सेल्फ भी एंटायर, और वही कंडीशन यहाँ हो रही है तो ये भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा। अतः ये दोनों ही एंटायर फंक्शंस हैं। अब देखिए तो अब एंटायर फंक्शन है तो इनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे डी अपॉन डी जेड साइन जेड करेंगे तो कोस जेड, और कोस जेड का माइनस साइन जेड। टेन जेड जैसे निकालेंगे तो यहाँ से साइन जेड अपॉन कोस जेड करके हम टेन जेड निकाल देंगे तो ईजिली हमसे निकल जाएगा। अब देखिए ई की पावर आयोटा जेड क्या होता है, कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, आयलर फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आयलर फॉर्मूला होता है जो हम पहले ओपन करते आ रहे हैं इसको, है ना। अब देखिए कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, मतलब रियल फंक्शंस के लॉग, मतलब साइन एक्स प्लस कोस वाई उसकी तरह ही ये होती हैं लगभग। जो डिफरेंट होंगी उनको अलग से बता दिया जाएगा। जैसे 2 साइन एक्स कोस एक्स है, या 2 साइन जेड वन कोस जेड वन है तो साइन जेड वन प्लस जेड टू प्लस साइन जेड वन माइनस जेड टू। ये है इजीली उन्हीं की तरह जो हमारे साइन एक्स प्लस वाई है। जैसे साइन एक्स प्लस वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो वैसे ही जेड वन जेड टू लिख देंगे उनकी जगह। तो यही कंडीशंस इनमें बन जाएंगी। साइन जेड प्लस पाई बाई टू कोस जेड, साइन जेड माइनस पाई बाई टू माइनस साइन जेड माइनस कोस जेड। साइन, अब ये देखना कंडीशंस, साइन आयोटा थीटा, जैसे ही साइन है अंदर आयोटा है तो साइन आयोटा को बाहर निकाल देता है, जैसे माइनस साइन को बाहर निकालता है ना वैसे ही। तो साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, और साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा। बट जब कोज की बारी आती है तो ये आयोटा को बाहर नहीं निकालता, माइनस वन की तरह। कोज आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोज हाइपरबोलिक थीटा, कोज हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है। अब जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर जेड, 1 प्लस कोट स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर जेड। अब देखिए पिछली जो कंडीशंस पढ़ी थी वो इजी कंडीशंस थी, या कहीं तो रियल फंक्शंस की तरह ही थी। लेकिन अब देखिए इन कंडीशन की इंपॉर्टेंट्स भी हैं और आती भी हैं कि साइन जेड के मोड का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर वाई। ठीक है, इस तरह याद रखना है। कोस जेड के मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर का वाई। साइन जेड का मॉड्यूलस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा साइन एक्स के मॉड्यूलस के। कोस जेड का मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कोस एक्स के मॉड्यूलस के। क्यों होगा, इसको ये छोटा सा प्रूफ है, इसको देख सकते हैं। साइन जेड का मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर वाई। ये हम प्रूव कर रहे हैं तो इनका यूज हम कर सकते हैं। तो साइन जेड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे यहाँ से ये हटाएंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, तो ये हम कर सकते हैं। वैसे इसमें से जब साइन वाली टर्म हटाएंगे तो ये हो जाएगा। और वैसे ही कुछ कंडीशन साइन हाइपरबोलिक के साथ है। साइन हाइपरबोलिक वाई का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू साइन जेड का मॉड्यूलस विच इज लेस देन इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक वाई। ये रिलेशंस हैं इनमें। साइन हाइपरबोलिक वाई का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू कोस जेड का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक वाई, एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये सीधी सीधी है। और कोस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब जो थोड़ी सीधी होती हैं और डिफरेंट होती हैं वही अक्सर पूछी जाती हैं। कोस आयोटा जेड का बार इज इक्वल टू कोस आयोटा जेड का बार फॉर ऑल जेड। वैसे ही साइन के साथ ये कंडीशन है, इफ एंड ओनली जेड इज इक्वल टू एन पाई आयोटा। साइन पे ये कंडीशन है, जबकि कोस पे क्या है, ऑल जेड के लिए ये होती है। अब देखिए हमारे पास आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई टू। कोस हाइपरबोलिक जेड ऐसे लिखेंगे, डी अपॉन डी जेड साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड, डी अपॉन डी जेड कोस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। साइन हाइपरबोलिक माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड। वही कोस के साथ कंडीशन है कि माइनस को नहीं निकलने देता बाहर। दोनों को साइन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक जेड वन प्लस जेड टू, वही साइन हाइपरबोलिक जेड वन कोस हाइपरबोलिक जेड टू प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड टू कोस हाइपरबोलिक जेड वन।
cos हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक z1 cos हाइपरबोलिक z2 प्लस साइन हाइपरबोलिक z1 साइन हाइपरबोलिक z2। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में ये कंडीशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कोज y प्लस आयोटा कोज हाइपरबोलिक x साइन y। वैसे ही कोज हाइपरबोलिक z के साथ होती है कोज हाइपरबोलिक x कोज y प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक x साइन y। अब देखिए कोज हाइपरबोलिक z के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y। वैसे ही कोज हाइपरबोलिक z के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर x प्लस कोज स्क्वायर y। और साथ ही ये कुछ कंडीशन है कि साइन z प्लस पाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक z कोज हाइपरबोलिक z प्लस पाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस कोज हाइपरबोलिक z। टेन हाइपरबोलिक z प्लस पाई आयोटा इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक z। तो ये लगभग हमने सभी फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कौन से फंक्शन थे, एलिमेंट्री फंक्शंस जितने भी, मतलब नॉन फंक्शन इसको कह सकते हैं, वेल नॉन फंक्शंस इसको बोल सकते हैं, तो वो हमने पढ़ लिए हैं। तो थैंक्स, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।